प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 गद्य खंड से नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मैं जयंती उनियाल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज जखंड, कीर्तिनगर, टेहरी गढ़वाल। मैं आज आपको यह पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी का सूक्ष्म परिचय जान लेते हैं, उनकी जन्म, मृत्यु तथा रचनाओं के विषय में समझते हैं। अपनी किताब खोलिए और एक पेंसिल तथा रफ कॉपी अपने पास लेकर के आप पाठ को पढ़िए। मुख्य बिंदुओं को नोट करते जाइए। जो प्रश्न आपको पूछे जाएं, जो आपको बीच में समझाया जाए, उनको भी नोट करते जाइए। तो देखिए, लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 में लमही गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन, ये प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह हैं। तथा करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन बहुत अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की पढ़ाई तो कर ली। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिल भी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते थे, इसलिए नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी लेखन कार्य करते रहे। अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा भी लेते रहे। प्रेमचंद जी के जीवन का राजनीतिक संघर्ष ही उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्शवाद दोनों ही था। अब देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का जो काल विभाजन होता है, प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही वे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। हालांकि उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना और संयोग के ताने बाने से बुना हुआ था, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने निरंतर विकास किया तथा पंच परमेश्वर और सेवा सदन जैसी उत्कृष्ट रचनाएं साहित्य जगत को दी। इसके अलावा यथार्थवाद के भीतर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा भी प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई एक संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी जो कहानी है नमक का दारोगा, प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अब बच्चों, हम प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा पढ़ते हैं। इसका सार मैं आपको समझाती हूँ, इस कहानी को मैं आपको समझाती हूँ, साथ ही साथ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर भी आपको देने हैं। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा, इसके माध्यम से इन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्तव्य परायणता तथा वंशीधर के चरित्र का बहुत रोचक ढंग से चित्रण किया है। इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। इस कहानी में क्या होता है कि दो मुख्य पात्र हैं, एक है मुंशी वंशीधर और दूसरे हैं पंडित आलोपी दीन। मुंशी वंशीधर एक निर्धन परिवार के युवक थे। उनके पिता बूढ़े हैं
तथा परिवार ऋण के बोझ से दबा हुआ है। उन्होंने अपनी बहनों की शादी करनी है, इसके अतिरिक्त उनके माता की इच्छा है तीर्थ यात्रा पर जाने की। इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तब तक मुंशी बंसीधर भी फारसी की शिक्षा प्राप्त करके नौकरी ढूंढने घर से निकलने लगे। तो जब वे घर से निकलने लगे तो उनके पिता ने उन्हें घर के सभी दायित्वों से अवगत करवाया और उन्हें समझाने लगे। क्या समझाया उनके पिता ने, देखिए किताब में। वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे पर और चादर पर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना बेटा जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, अर्थात मासिक वेतन भी पूर्णमासी के चांद के समान होता है, जो एक बार पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, मन को शीतलता देता है, लेकिन धीरे धीरे फिर समाप्त होने लगता है। लेकिन ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बेटा तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। इस तरह मुंशी बंसीधर के पिता ने अपने बेटे को नौकरी की ढूंढ में जाने से पहले उपदेश दिया और इस उपदेश के बाद पिता ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अच्छे शकुन से चले थे तो जाते ही नौकरी भी मिल गई। और नौकरी कहाँ मिली? नमक के विभाग में दरोगा का पद मिल गया। अब ये नमक का विभाग क्या है, इसको समझ लीजिए बच्चों। अपनी किताब में देखिए, नमक का विभाग बनाया गया। ईश्वर प्रदत्त वस्तु है नमक, और जब इस नमक को प्राप्त करना, इस नमक का व्यवहार करना जब सरकार के द्वारा निषिद्ध कर दिया गया, इसके लिए कानून बना दिया गया, तो फिर लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात भी होने लगा। कोई घूस रिश्वत से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। नमक के विभाग में नौकरी करने वाले अधिकारियों की तो पौ बारह थी। पौ बारह अर्थात मजे पड़ गए थे, उनके आनंद ही आनंद थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़कर भी लोग नमक विभाग की बरकंदाजी करते थे, और इस विभाग में दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। तो इस तरह ऐसे नमक के विभाग में मुंशी बंसीधर को नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा खासा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। पिता को जब यह समाचार मिला तो वे फूले न समाये, और इस तरह से नौकरी करते हुए एक हफ्ता ही हुआ था कि तब तक क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, रात्रि के घने अंधकार में दरोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। जब दरोगा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार को पुल के पार जाते हुए देखा। सारी गाड़ियां कानपुर जा रही थीं। नमक की वे गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं, ऐसा उन्हें पता चला। पंडित जी बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। कौन? पंडित आलोपी दीन बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, अर्थात बहुत चालाक और प्रपंच करने वाले व्यक्ति थे, जो
धन के बल पर धर्म को जीतना चाहते थे। चलते पुर्जे का तात्पर्य होता है कि वे अपना कार्य निकालने के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, अच्छाई और बुराई नहीं देखते थे। उनका लक्ष्मी जी पर अटूट विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अटूट विश्वास था और वे उस क्षेत्र के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। इतने प्रभावशाली कि अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ियां दरोगा वंशीधर ने रोक ली थीं। क्यों रोकी थी? क्योंकि उन गाड़ियों में नमक भरा हुआ था। पंडित आलोपीदीन अपने सुसज्जित रथ पर ऊँघते हुए चले आ रहे थे। अचानक गाड़ीवानों ने पुल पर गाड़ियों को रोके जाने की सूचना पंडित जी को दी। पंडित जी सोचते थे कि लक्ष्मी जी के सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाता है। वे दरोगा के पास आए, उनके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखा तथा गाड़ियां छोड़ने के लिए कहा, किंतु दरोगा वंशीधर ने गाड़ियां छोड़ने से साफ मना कर दिया। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को 40,000 रुपये तक का प्रलोभन दे डाला, परंतु धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और आलोपीदीन को हथकड़ियां डाल दी गईं। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन कांस्टेबलों के साथ हथकड़ियां पहने हुए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। धन और धर्म में युद्ध ठन गया। अदालत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि पंडित आलोपीदीन कानून के पंजे में आ कैसे गए। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। न्यायालय में पंडित आलोपीदीन के पक्ष में निर्णय हुआ। यहाँ पर धन ने धर्म पर विजय प्राप्त कर ली और मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जरा इसको समझ लीजिए बच्चों। और मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। अपने निर्णय में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित आलोपीदीन को निर्दोष ठहराया और नमक के दरोगा को चेतावनी दी कि भविष्य में उसे सतर्क रहना चाहिए। इस तरह वंशीधर को अपनी कर्तव्यपरायणता का यह दंड मिला कि 1 सप्ताह के अंदर उन्हें मुअत्तली का आदेश मिल गया, अर्थात नौकरी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता को जब यह पता चला तो दुख के अथाह सागर में वे डूब गए। 1 सप्ताह के बाद जब संध्या के समय आलोपीदीन का सुसज्जित रथ मुंशी जी के द्वार पर आ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, 5 बैलों की जोड़ियां, उनकी गर्दनों पर नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे और ऐसे आलोपीदीन की अगवानी करने के लिए मुंशी जी के पिता यानी कि वृद्ध मुंशी अगवानी को दौड़े और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? झुककर दंडवत प्रणाम किया, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे और कहने लगे कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। इस तरह से वृद्ध मुंशी आलोपीदीन का गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसको खुशामद न समझिएगा। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों में काम पड़ा है,
किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ निवेदन कर सकूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। और क्या कहा? आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में, अर्थात वंशीधर ने कहा कि पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही आवश्यकता है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, पर आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वता की चाह नहीं है, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त होता है, ये कहानी समाप्त होती है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप सुन लीजिए। बरकंदाजी शब्द आया है, उसका मतलब है बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, यानी कि चौकीदार। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत। मुख्तार, कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का एक वकील। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। कातर, परेशान और दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर। अर्दली अर्थात ऑर्डरली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज, राय या निर्णय। बेमुरवत यानी कि बेमुरवत, बे अर्थात रहित, मुरवत अर्थात स्नेह लालच, ये या फिर जिसमें संकोच न हो वह बेमुरवत कहलाता है। अब बच्चों पाठ पर आधारित प्रश्न आपके पास परीक्षा में जो गद्यांश आते हैं और गद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके कहानी के अंदर से छांट करके लिखिए। ये सारे बिंदु पाठ के सारांश के अंदर आपको बता दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है वंशीधर को पिता ने क्या सीख दी। तीसरा, ऊपरी आय से क्या आशय है। ऊपरी आय से क्या आशय है, कहा है उनके पिता ने कि बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पर क्या हो, ऊपरी आय हो, क्योंकि ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है और मासिक वेतन क्या है, पूर्णमासी का चांद है। ये मैंने समझाया है आपको। चौथा प्रश्न है बच्चों, मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, इसका क्या अर्थ है। पांचवा प्रश्न, वंशीधर के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। छठा प्रश्न, आलोपी दीन कौन थे। चलते पुर्जे आदमी से क्या तात्पर्य है। चलते पुर्जे आदमी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य को निकालने के लिए या अपने कार्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के युक्तियाँ करता है। अब प्रश्न नंबर 7, आलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर,
और क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि संसार में सब लक्ष्मी जी के खिलौने होते हैं। प्रश्न 8, न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, इसका क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 9, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, इसका क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 10, पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को नौकरी पर क्यों रखा? ये तो आपके प्रश्न हैं बच्चों, पाठ का अर्थ ग्रहण से संबंधित। आपने पाठ को पढ़ करके जो समझा, जो सीखा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में उपयोगी प्रश्न है, परीक्षोपयोगी प्रश्न भी हैं। इसके अलावा आपको गृह कार्य हेतु विषय वस्तु पर आधारित कुछ बोधात्मक प्रश्न मैं दे रही हूँ। इनको आपने अपने समझ के आधार पर, अपने बोधात्मकता के आधार पर लिखना है। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी का उद्देश्य क्या है? पाठ के शुरुआत में जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ इसका उद्देश्य स्पष्ट हुआ था। यदि आप वंशीधर के स्थान पर होते तो आप क्या करते? आप बच्चों ये मानिए कि उस कहानी का मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर, जो नमक का दारोगा है, वो आप हैं। और तब फिर ये सिचुएशन आती, ये सारी समस्याएं आती, तो फिर आप क्या करते? वो सब वहाँ पे लिखना है। प्रश्न 3 है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी में आपको कौन प्रभावित करता है? मुंशी वंशीधर या उनके वृद्ध पिता या फिर पंडित आलोपी दीन? जो भी पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों करता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उस पात्र का ऐसा कौन सा कार्य है कि आप उनसे प्रभावित हुए हैं, ये आपको लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 4, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आए हैं? 2 पहलू आए हैं। पहले वाला पहलू वो जब वे नमक का अवैध व्यापार कर रहे हैं और अपने चलते पुर्जे आदमी के रूप में एक सामने आए हैं कि अपना कार्य पूर्ण करने के लिए वे वंशीधर को रिश्वत का प्रस्ताव देते हैं और छल प्रपंच के आधार पर मुकदमा भी जीत जाते हैं। दूसरा पहलू कौन सा? जब वे मुंशी वंशीधर के गुणों की पहचान करके उसके घर, उसके द्वार पर जाते हैं उन्हें अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थोड़ा थोड़ा क्लू मैंने आपको दे दिए हैं, समझा दिया है बच्चों अच्छे से। आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।